हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको एमजेटी ऐप सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है इसे। यहीं से आपको फ्री में सभी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री में क्विज मिल जाएगी और बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, नीरज चोपड़ा को कितने मीटर भाला फेंकने पर गोल्ड मेडल मिला था? तो 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था और ओलंपिक में गोल्ड जीता था भारत के लिए। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये जयपुर में शुरू हुआ है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट है ये दिसंबर मंथ का, इसे आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों के लिए, प्रवासियों को उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ध्यान रखिएगा, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अभी मैं बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी 1990 से, ठीक है, यानी 1990 के बाद से मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, यानी मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। ओके, अब देखिए 9 जनवरी आप कैसे याद रखोगे? तो आप देखो 9 जनवरी, 9 छोटा है, छोटा एक देश की बात हो रही है अगर, तो समझ लीजिए वो छोटा ही होगा विश्व के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर भारतीय पूछा जाए तो भारत आप छोटा वाला लगाएंगे। दूसरा 9 दूनी 18 होता है। देखिए 9 का डबल कर दो, 9 का डबल कर दो 18 हुआ, और जनवरी से एक महीना पहले कर दो, ठीक है। पहले विश्व आया, उसके बाद भारत आया। चलिए, तो विश्व आया तब भारत आया, तो यानी पहले दिसंबर आया, उसके बाद जनवरी आ रहा है। तो जनवरी जो है, जो भारत वाला है, वो एक महीने बाद आएगा, यानी राष्ट्रीय आएगा, और उसका आधा आएगा, 18 का आधा 9, ठीक है। तो 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, ठीक है, वकालत पूरी करके। तो इसी वजह से मनाया जाता है। क्लियर है? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ के हैं? भारत के रहते हैं। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना की शुरुआत की? तो सहाय योजना की शुरुआत की है दोस्तों झारखंड ने। झारखंड सरकार की ये योजना है। झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। देखिए सहाय का मतलब क्या होता है? सहाय का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो ये होता है सहाय का फुल फॉर्म। इसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी। क्यों लॉन्च किया गया है? ये इन जिलों में, ऐसे जिलों में जो माओवादी प्रभावित जिले होते हैं, जहां पर माओवादियों का दोस्तों एक प्रकार से समझ लीजिए कहर होता है, ऐसे इलाके में, ऐसे एरियाज में जो यूथ होते हैं, खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पाते हैं, उनको स्पोर्ट की फैसिलिटी देने के लिए ये योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत 14 वर्ष से 19 आयु वर्ग के जो भी लड़के लड़कियां होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी खेल होंगे वो खेलना चाहेंगे तो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है। तो उग्रवादियों पर अंकुश भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ में होता क्या था, कोई भी टूर्नामेंट होता था तो ये लोग, उग्रवादी लोग जो थे, वो होने नहीं देते थे। तो अब सहाय योजना के तहत किया जाएगा ये, ठीक है, पॉसिबल किया जाएगा और वहां से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल सकेंगे। ओके, अब झारखंड आया है, झारखंड के बारे में जानेंगे। झारखंड आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड जब अलग हुआ था तब ये बना था 28वां राज्य, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना बना था 29वां राज्य। हालांकि अभी वर्तमान में 28 राज्य ही हैं भारत में। कारण यह है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए यूनियन टेरिटरी। झारखंड देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ की राजधानी रांची होती है। हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, JMM पार्टी से ये CM है। गवर्नर है रमेश बैस जी और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। यहाँ पर हजारीबाग झील है, राजा तालाब है, तोप चांची झील है। इसके अलावा यहाँ पर संथाल, झूमर, पैका, फगुआ, छाऊ, भजा, सरहुल ये सभी लोक नृत्य मनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक लोक नृत्य कोई जरूरी नहीं है एक ही राज्य में मनाया जाए। जैसे आप दीपावली है, दीपावली पूरा देश मनाता है। ठीक है, होली है पूरा देश मनाता है। ऐसे ही कई कई राज्यों में क्या होता है कि आसपास के राज्य भी वो नृत्य मनाते हैं। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर-21 का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किया है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया। ये पहला संस्करण है। ठीक है, जैसे आप अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम देखते थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देखते थे, ऐसे ही आप अब खेलो इंडिया हॉकी गेम्स देखोगे। बस ये अंडर-21 के लिए रहेगा, यानी ये भी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यूथ के लिए रहेगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ हॉकी गेम। ओके, तो महिला हॉकी टीम की कप्तान आपको पता होगा रानी रामपाल जी हैं। पुरुष हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह जी हैं और पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये तो आप याद ही रखेंगे। इसके अलावा देखिए अब खेलो इंडिया आया है तो खेलो इंडिया यूथ गेम का रिवीजन करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो पहला वाला हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में ही हुआ था। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम पुणे महाराष्ट्र में हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में हुआ और चौथा अभी होना है हरियाणा में। ठीक है, अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहला वाला जो हुआ था ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, दूसरा वाला कर्नाटक में हुआ। ठीक है, तो ये दो आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब खेलो इंडिया हॉकी लीग होगा ये, यानी हॉकी में बेहतर खिलाड़ियों को निकालने के लिए, निखारने के लिए ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में होगा। देखिए खेलो इंडिया का मतलब यही है कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाना, इसके लिए युवाओं को तैयार करना। और इसके तहत आपको बताया भी गया था कि 5-5 लाख रुपए 8 सालों तक दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप ने घोषणा की है दोस्तों कि 500 गांवों को वो लीज पर लेगा या कहें कि एक प्रकार से गोद लेगा। ठीक है, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा। वहां पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए नए सुविधाएं वहां पर शुरू करेगा और ऐसे 500 गांवों को वो गोद लेगा व्हाट्सएप जो है। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेगा? शुरुआत कर्नाटक के मंड्या जिले के क्वाथानाहल्ली गांव से शुरू करेगा। ठीक है, यहां से शुरू एक्चुअली में हो चुका है अक्टूबर में ही। कर्नाटक और महाराष्ट्र के ये 500 गांव होंगे जिनको गोद लेने जा रहा है व्हाट्सएप। तो ये पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप यानी व्हाट्सएप पे के थ्रू डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ग्रामीणों को, ग्रामीण वर्ग के जो लोग हैं उनको डिजिटली कनेक्ट करने के लिए ये शुरू किया गया है। व्हाट्सएप के बारे में बात करें दोस्तों तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने की थी। इसके CEO विल कैथकार्ट हैं और फेसबुक ने इसको खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है, यानी कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक। और फेसबुक ने अभी अपना नाम बदल करके क्या रख दिया? मेटा रख दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाय द वे फेसबुक की ही इंस्टाग्राम भी है, मैसेंजर भी है, व्हाट्सएप भी है और जिफी नाम का भी एक एक्विजिशन उसने किया हुआ था। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर, ये दोस्तों फ्यूचर क्राइसिस होने वाली है क्योंकि सेमीकंडक्टर का यूज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रहे हो आप, आज मोबाइल से लेकर के टू व्हीलर से लेकर के गाड़ियाँ, कारें, ट्रक तक, इलेक्ट्रिक बसें, सब कुछ यूज हो रही हैं। तो सब जगह सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई सी भी हो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलती है। सेमीकंडक्टर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ लीजिए है। तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर की खपत आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ने वाली है और दुनिया भर के देश लगे हुए हैं कि कौन कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है या मैन्युफैक्चर कहाँ पर कितना ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है, कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है सेमीकंडक्टर, तो याद रखिएगा ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में।
चाइना इसे अपना एरिया क्यों बताता है? ऐसे ही थोड़ी ना बताता है, छोटा सा देश है, लेकिन चाइना इसको लेकर के क्यों इतना लड़ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि दुनिया का दोस्तों 70 to 80% सेमीकंडक्टर जो है यहीं पर पाया जाता है, और सेमीकंडक्टर आगे भविष्य में कितना यूजफुल है ये चाइना से बेहतर कौन जान सकता है। तो ताइवान जो है सबसे ज़्यादा सप्लायर भी है, सबसे बड़ी मात्रा में सप्लाई भी यही करता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया भी जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, चलिए, तो फिर भारत ने इसे क्यों शुरू किया है? भारत 76,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करके करेगा क्या? तो दोस्तों इसके तहत कंपनियों को एक प्रकार से अट्रैक्ट करेगा कि कंपनियां आएँ और इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, बैटरी से लेकर के और भी जो भी चीज़ें हों, उन सब चीज़ों का। अभी आपको पता होगा लिथियम का भंडारण मिला हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो इससे ये कयास लगा रहे थे कि इंडिया में अगर लिथियम का भंडारण और मिल जाता है, या फिर मान लो ऐसा कोई ऐसी यूनिट तैयार हो जाती है जिससे लिथियम का जब प्रोडक्शन होने लगेगा और बैटरियां बनने लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पर ऐसी कंपनियां एस्टेब्लिश कर देंगी जिससे बैटरियां बनेंगी, तो रोजगार भी आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के डिवाइसेज अपनी बनाने लगेंगी, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने लगेंगी, तो रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ भारत जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में ज़्यादा जाना जाएगा और टैक्स वगैरह तो मिलेगा ही। तो फिलहाल सरकार ने इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने की घोषणा की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला, 4 रनवे वाला देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन बना? तो दोस्तों भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा जहां पर 4 रनवे होंगे वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बन जाएगा 4 रनवे वाला इकलौता भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए 4 रनवे वाला ये तो बन गया है और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में कई क्वेश्चन आए थे, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। इसके अलावा अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने ही। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश दोस्तों 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य बनने वाला है और जल्द ही बन जाएगा। ठीक है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, और इसके अलावा कुछ और एयरपोर्ट जैसे आप स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना, ये कहाँ पर है? ये है नया रायपुर में। इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों सांता क्रूज मुंबई में है। ये सभी एयरपोर्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में है। अगला, फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में केट ब्लैंचेट को फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको दिख रही है केट ब्लैंचेट, ये ऑस्ट्रेलिया की एक्ट्रेस है, अभिनेत्री हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च सिनेमा के अवार्ड से। कौन सा होता है अवार्ड? सीजर डी होनूर। क्या? सीजर डी होनूर। ये फ्रांसीसी सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान होता है। जैसे भारत में क्या होता है? दादा साहब फाल्के होता है, और ओवरऑल दुनिया में क्या होता है? ऑस्कर होता है। ऐसे फ्रांसीसी सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान होता है सीजर डी होनूर। तो सीजर डी होनूर के लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है इनको, इनकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए। कब इनको ये पुरस्कार मिलेगा? यानी अभी तो घोषणा हुई है, कब मिलेगा? तो ये 25 फरवरी 2022 को दिया जाएगा पेरिस में 47वें सीजर समारोह में। इनको दोस्तों ऑलरेडी 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और 1 बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है केट ब्लैंचेट को। ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGrow द्वारा जारी प्रशंसित पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर हैं? तो YouGrow ने अभी हाल ही में 38 देशों में सर्वे किया और उसमें सबसे प्रशंसित पुरुषों की और सबसे प्रशंसित महिलाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों भारत में सबसे ऊपर हैं, भारत के प्रशंसित व्यक्तियों में सबसे ऊपर हैं। ये 8वें पायदान पर हैं। ठीक है, किस नंबर पर हैं? 8वें स्थान पर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बाय द वे ये टॉप 20 की ही लिस्ट जारी किया था, 20-20 लोगों की, और इस 20 लोगों में नरेंद्र मोदी जी के अलावा 3 और भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। ठीक है, तो 4 लोग ये शामिल हैं इस टॉप 20 में है। 20-20 लोगों की ये लिस्ट जारी की गई है।
20 महिलाओं की भी जारी की गई है। महिलाओं में भी भारत की 3 महिलाएं हैं, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति। ये 3 सबसे प्रशंसित महिलाओं में हैं। ठीक है, टोटल 42,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही दोस्तों, अभी एक और लिस्ट आई थी दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर्स में, तो उसमें टॉप पर रहे थे। ठीक है, 2 बार लिस्ट आई 3-3 महीने के अपडेट पर और दोनों बार वो टॉप किए। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक कहां पर हुई? तो ये बैठक हुई दोस्तों नई दिल्ली में। इस बैठक की मेजबानी भारत ने किया और ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी। भारत और मध्य एशिया के जो देश हैं उनके बीच में ये थी। ठीक है, वार्ता। इसमें देखिए मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ सबके विदेश मंत्री आए हुए थे नई दिल्ली में और एस जयशंकर जी ने इस बैठक की मेजबानी की, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इन सभी की विदेश मंत्रियों की बैठक थी। 18 से 20 दिसंबर तक ये चल रही है। भारत जो है वो मध्य एशिया में काफ़ी तगड़ी पकड़ बना रहा है। कारण ये है कि अगर मध्य एशिया में मजबूत हो जाएगा तो भारत को एक और रास्ता मिल जाएगा व्यापार करने के लिए। ठीक है, अन्य देशों में। चलिए अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो दिवस अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। एक विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है, या इसे संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस कह सकते हैं, और एक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों दिवस मनाए जाते हैं 18 दिसंबर को। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक ही में है, इसको आप याद रखेंगे। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले विश्व अरबी भाषा दिवस के बारे में जानते हैं। तो अरबी भाषा दिवस जो है दोस्तों, ये अरबी लैंग्वेज जो है, अरेबिक लैंग्वेज जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए जो समझ लीजिए इसके लिए एक दिन डिसाइड किया गया है। यूनाइटेड नेशन की ये ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 6 के 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी होती है, सभी के लिए वो एक एक दिन डिसाइड किया हुआ है। जैसे 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अंग्रेजी है दोस्तों, इसके अलावा फ्रेंच है, इसके अलावा स्पेनिश है, इसके अलावा अरेबिक है, और इसके अलावा है रसियन, और एक और है चाइनीज। ठीक है, तो 6 ये लैंग्वेज हो गई जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। तो उनमें से एक है अरेबिक लैंग्वेज भी, जिसके लिए 18 दिसंबर चुना गया है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन। ओके, दुनिया भर में दोस्तों प्रतिदिन 400 मिलियन से ज़्यादा लोग अरेबिक इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दिवस की। दूसरा दिवस है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये भारत में ही मनाया जाता है, माइनॉरिटीज राइट्स डे। जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये दिवस चुना गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, यानी केवल भारत में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की शुरुआत 1992 से हुई थी। क्लियर है बिल्कुल? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, कल है 20 दिसंबर और अब वो दिन आ गया है जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ सामने आऊंगा। ये मेरा भी सपना था और आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी। तो कल 20 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे लाइव आएंगे पूरी टीम के साथ। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, शेयर कीजिएगा उस वीडियो को। देखिए, उस वीडियो को मैं ज़्यादा फोर्सली कहूँगा आपसे शेयर करने को, क्योंकि उस दिन हम लोग पहली बार आ रहे हैं। तो आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाला ही हो, कोई भी हो, आइए। थोड़ा मोटिवेशनल बातें भी होंगी, थोड़ा जर्नी के बारे में भी मैं अपने बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए कल दोपहर 20 दिसंबर को 12 बजे। ओके, इंतजार करेंगे आपका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन, किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला? अगला, किसके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पर जाकर के आप MZT एजुकेशन सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वीडियो को यहां तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।